राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। जनवरी महीने में यानी 2025 के प्रारंभ में ही ओडिशा का ये मेरा दूसरा दौरा है। कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन का हिस्सा बना था। अब आज यहाँ उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव में आपके बीच आया हूँ। मुझे बताया गया है कि ये ओडिशा में अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस समिट है। पहले के मुकाबले 5-6 गुना ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं ओडिशा के लोगों को, ओडिशा सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का इस आयोजन में अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। इतिहास साक्षी है, जब ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का अहम योगदान था। पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट्स थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा की इसमें बड़ी हिस्सेदारी भी थी। ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले ट्रेड का प्रमुख सेंटर हुआ करता था। यहाँ के प्राचीन पोर्ट्स एक प्रकार से भारत के गेटवे हुआ करते। आज भी ओडिशा में हर वर्ष बाली यात्रा मनाई जाती है। अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी आए थे और वो तो यहाँ तक बोल गए कि शायद मेरे डीएनए में ओडिशा है। साथियों, ये ओडिशा उस लेगेसी को सेलिब्रेट करती है जो ओडिशा को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ती है। अब 21वीं सदी में ओडिशा अपनी उस गौरवशाली विरासत को फिर से रिवाइव करने में जुट गया है। हाल में ही सिंगापुर के प्रेसिडेंट ओडिशा होकर गए हैं। सिंगापुर ओडिशा के साथ संबंधों को लेकर बहुत ही उत्साहित है। आसियान देशों ने भी ओडिशा के साथ ट्रेड और ट्रेडिशन के कनेक्ट को मजबूती देने में दिलचस्पी दिखाई है। आज इस क्षेत्र में संभावनाओं के इतने द्वार खुल रहे हैं जितने आजादी के बाद पहले कभी नहीं खुले। मैं यहाँ उपस्थित हर इन्वेस्टर्स का आह्वान करूंगा और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मैं इसको दोहराना चाहूंगा। यही समय है, सही समय है। ओडिशा की इस विकास यात्रा में आपका निवेश आपको सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आज भारत विकास के ऐसे पथ पर चल रहा है जिसको करोड़ों लोगों की एस्पिरेशंस ड्राइव कर रही। एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसकी चर्चा है, लेकिन भारत के लिए तो एआई सिर्फ नहीं, एस्पिरेशन ऑफ इंडिया हमारी ताकत है। और एस्पिरेशन तब बढ़ती है जब लोगों की नीड्स पूरी होती है। बीते दशक में करोड़ों देशवासियों को एम्पावर करने का लाभ आज देश को दिख रहा है। ओडिशा भी इसी एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओडिशा आउटस्टैंडिंग है। ओडिशा नए भारत के ऑप्टिमिज्म और ओरिजिनलिटी का प्रतीक है। ओडिशा में अपॉर्चुनिटीज भी हैं और यहाँ के लोगों ने हमेशा आउट परफॉर्म करने का जुनून दिखाया है। मैंने गुजरात में ओडिशा से आने वाले साथियों के कौशल, उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी को खुद अनुभव किया है। इसलिए आज जब ओडिशा में
नए अवसर बन रहे हैं, तो मेरा पक्का विश्वास है ओडिशा बहुत जल्द विकास की उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां पहुंचने की किसी ने कल्पना तक नहीं की है। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी की पूरी टीम उड़ीसा के विकास को तेज गति देने में जुटी है। फूड प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, फिशरीज, आईटी, एडुटेक, टेक्सटाइल, टूरिज्म, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, ऐसी हर इंडस्ट्री में उड़ीसा भारत के लीडिंग राज्यों में से एक बन रहा है। साथियों, भारत आज बहुत तेज गति से दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पड़ाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। बीते दशक में मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत की ताकत सामने आने लगी है। अब भारत की इकोनॉमी के विस्तार के दो बड़े पिलर हैं। एक हमारा इनोवेटिव सर्विस सेक्टर और दूसरा भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देश की तेज प्रगति सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर संभव नहीं है, इसलिए हम पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे हैं, नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। यहां से मिनरल निकले और फिर एक्सपोर्ट होकर के दुनिया के किसी देश में पहुंचे, वहां पर वैल्यू एडिशन हो, कोई नया प्रोडक्ट बने और फिर वो प्रोडक्ट भारत में वापस आए। ये ट्रेंड मोदी को मंजूर नहीं है। इस ट्रेंड को अब भारत बदल रहा है। यहाँ के समंदर से सी फूड निकले और फिर दुनिया के किसी दूसरे देश में वो प्रोसेस होकर बाजारों में पहुंचे। ये ट्रेंड भी भारत बदल रहा है। ओडिशा में जो रिसोर्सेज हैं, उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज भी यहीं लगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आज का ये उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव भी इसी विजन को साकार करने का एक माध्यम है। साथियों, आज दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है। आज ग्रीन जॉब की संभावनाएं भी बहुत बढ़ रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अमीरों के कर्ज माफ करने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की मांग की है। केजरीवाल ने इसे देश का बहुत बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अरबपतियों की कर्ज माफी पर रोक लगा दी जाए तो देश में इनकम टैक्स और जीएसटी की दरें आधी की जा सकती हैं। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को एक बहुत अहम मुद्दे पे चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो सरकारी खजाने से खुलेआम देश के कुछ चंद अमीर अरबपतियों को उनके ऊपर पैसे लुटा रही है। ऐसे लगता है जैसे सारा सरकारी खजाना जनता पे खर्च करने की बजाय सारा सरकारी खजाना कुछ चंद अरबपति दोस्तों पे लुटाया जा रहा है। इसका तरीका ये है कि जिस भी अरबपति दोस्त पे मेहरबान होना होता है, पहले उसको सरकार से कर्जा दे देते हैं और 3-4 साल के बाद उस कर्जे को माफ कर देते हैं। तो एक तरह से सरकारी खजाने का सारा पैसा उस अमीर अरबपति के खजाने में चला जाता है, उसके अकाउंट में चला जाता है। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने 400 से 500 ऐसे अरबपतियों को उनके 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए बहुत होते हैं, 400 से 500 अरबपति दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। एक तरफ जहां देश का गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी दिन ब दिन की जिंदगी में महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है,
दूसरी तरफ केंद्र का सारा सरकारी खजाना 400 से 500 अरबपतियों के लिए खोल दिया गया पूरी तरह से। अभी थोड़े दिन पहले अखबारों में आया कि इनके एक दोस्त पे 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। उन 47,000 करोड़ में से 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए उसके। एक और के ऊपर 6,500 करोड़ का कर्जा था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। ऐसे लग रहा है जैसे लुटाते जा रहे हैं। आप सोच सकते हो जैसे दिल्ली में मैंने महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, उस पे केवल और केवल 400 करोड़ रुपए खर्च हुए और उन्होंने एक ही आदमी के 46,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उससे 10 गुना एक आदमी को दे दिए और हमने दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं का बस का सफर फ्री करने पे बस 400 करोड़ रुपए खर्च किए। एक मिडिल क्लास का आदमी जो साल में 12 लाख रुपए कमाता है, उस पे केंद्र सरकार ने इतने टैक्स लगा दिए, वो इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, सर्विस टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, एजुकेशन सेस देता है, कैपिटल गेन्स टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है। ये सारे टैक्स अगर एक साथ किए जाएं तो 12 लाख इनकम कमाने वाला आदमी कम से कम 6 लाख रुपए अपनी आधी आमदनी सरकार को टैक्स के रूप में दे देता है और बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो जब वो देखता है कि केंद्र सरकार, मैं तो टैक्स पे टैक्स दे रहा हूं, मैं तो 6 लाख रुपए साल के टैक्स दे दिए और मेरा 6 लाख रुपया अरबपतियों के यहाँ चला गया, मेरे को लूट लिया गया, तो वो बहुत दुखी होता है मिडिल क्लास वाला। एक तो चाहे कानून लाया जाए, चाहे ऐलान कि अब इस देश के अंदर किसी भी अमीर अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे, ये निर्णय लिया जाए, ऐलान किया जाए, कानून बनाया जाए कि किसी भी अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, देश को धोखा दिया जा रहा है, देश बहुत नाराज है, बहुत दुखी है पूरा देश कि सारा सरकारी खजाना उठा के अमीरों को दे दिया जा रहा है। मैंने हिसाब लगाया है कि अगर ये सरकारी खजाने का पैसा अरबपति दोस्तों को देना, अगर कर्जे माफ करने हैं तुमको, मिडिल क्लास के कर्जे माफ करो ना। उनके एक मिडिल क्लास वाला बेचारा 1 लाख रुपए अगर महीना कमाता है, उसके 60-70 हजार रुपए ईएमआई में चले जाते हैं। होम लोन ले रखा है उसने, व्हीकल लोन ले रखा है, ये लोन ले रखा है, वो लोन ले रखा है, 60-70 हजार रुपए उसका कर्जा माफ नहीं करते। उनका कर्जा माफ कर दो, सबके होम लोन माफ कर दो, सबके व्हीकल लोन माफ कर दो, मिडिल क्लास के किसानों के लोन माफ कर दो। लेकिन ये अरबपतियों के लोन माफ करना, कर्जे माफ करना बंद होना चाहिए। हम मांग करते हैं मिडिल क्लास के सारे ईएमआई माफ कर दो, किसानों के सारे कर्जे माफ कर दो। और मैंने हिसाब लगाया कि अगर अरबपतियों को पैसा देना बंद कर दिया, कर्जे माफ करना बंद कर दिया, तो देश के अंदर इनकम टैक्स की दरें हाफ की जा सकती हैं, इनकम टैक्स का रेट हाफ किया जा सकता है, इनकम टैक्स की जो टैक्सेबल लिमिट है इनकम टैक्स की, ये डबल की जा सकती है। जीएसटी, सारी चीजों के ऊपर जीएसटी आधा किया जा सकता है। जितने खाने पीने की चीजें एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके ऊपर जीएसटी माफ किया जा सकता है। 4 चीजें, इनकम टैक्स आधी रेट हो सकती है, टैक्सेबल इनकम की दर डबल हो सकती है, टैक्सेबल इनकम की जो लिमिट है वो डबल हो सकती है, जीएसटी की रेट आधे हो सकते हैं सारी चीजों के ऊपर, और जो एसेंशियल कमोडिटीज है खाने पीने की चीजें उन पे जीएसटी पूरा माफ किया जा सकता है। तो पहली चीज, अमीरों के कर्जे माफ करना बंद करो, माफ करने ही है तो मिडिल क्लास के ईएमआई माफ करो। दूसरी चीज, अगर आप अमीरों के कर्जे माफ करना बंद कर देते हैं तो जितने जीएसटी और इनकम टैक्स है इसकी दरें आधी की जा सकती हैं, टैक्सेबल इनकम की लिमिट डबल की जा सकती है और एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर से जीएसटी हटाई जा सकती है। ये हमारी मांग है देश के मिडिल क्लास की तरफ से, देश के आम आदमी की तरफ से। आज मैंने चिट्ठी लिख के ये मांग की है। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है।
संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी 2025 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन से पूछा कि क्या रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे राष्ट्रीय राजधानी में अस्थायी शिविरों या नियमित आवासीय कॉलोनियों में रह रहे हैं। रेलवे के आगरा मंडल के सुरक्षा विभाग की कथित लापरवाही के बीच 22 जनवरी को एक एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ा हादसा। दिल्ली के बुराड़ी में एक इमारत ढह गई। 4 मंजिला इमारत गिरने से मलबे में 20 लोगों के फंसे होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बागपत में जैन निर्वाण महोत्सव के दौरान मंच गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और महिलाओं तथा बच्चों सहित कम से कम 40 लोग घायल हो गए। तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने मंगलवार को भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हरियाणा पर दिल्ली को पानी की आपूर्ति को जानबूझकर दूषित करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि वह पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानते हैं और ओडिशा की इसमें बड़ी भूमिका है। दिल्ली चुनाव के बीच सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अरबपतियों को दिए गए कर्ज को माफ करने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की मांग की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। कांग्रेस पार्टी में आज कई हस्तियां शामिल हुई। एआईसीसी मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद की मौजूदगी में सामाजिक कार्यकर्ता और माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी, अखिल भारतीय प्रजापति कुम्हार संघ के अध्यक्ष मनोज प्रजापति, आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता निशांत आनंद ने पार्टी का दामन थामा। साथ ही पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी, पद्मश्री जगदीश प्रसाद, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता निकहत अब्बास और फ्रैंक हुजूर भी कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पार्टी का पटका पहनाकर सभी का पार्टी में स्वागत किया। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। हमारे सामने आपके बहुत महत्वपूर्ण शख्सियतें बैठी हुई हैं। श्री भगीरथ मांझी जो माउंटेन मैन हैं, दशरथ मांझी साहब, उनके सुपुत्र हैं। यह बिहार के गया जिले के मोहड़ा ब्लॉक के गहलोर गांव से हैं। 2025 को पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में इन्होंने राहुल गांधी जी के साथ मंच साझा किया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व और वंचित समुदायों के अधिकारों के प्रति राहुल जी की, खड़गे साहब की और कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिबद्धता है, उससे प्रेरित हुए और इन्होंने कांग्रेस का दामन शामिल में आना इन्होंने स्वीकार किया। वे चाहते थे कि अपनी पिता की विरासत को भी कांग्रेस के माध्यम से आगे बढ़ा सकें। आपका स्वागत है भगीरथ मांझी जी। श्री मनोज प्रजापति, राज्य अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ बिहार। श्री मनोज प्रजापति समुदाय और अन्य अत्यंत पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहे हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने इसी काम में अपनी लगाई है। प्रेरित हुए कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके रास्ते पर चलकर वो अपने समाज और अन्य अत्यंत पिछड़े समाज का भला कर पाएंगे। आपका भी स्वागत है। निशांत आनंद, ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। 2024 में गुड़गांव से चुनाव भी लड़े। उनका भी स्वागत है। अली अनवर अंसारी साहब, इस नाम से आप सब वाकिफ हैं। ये एक प्रख्यात राजनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम समाज के संस्थापक हैं। ये पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। हम इनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद, ये प्रसिद्ध हार्ट सर्जन हैं, भारत सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक भी रहे हैं। बिहार के नालंदा जिले से आते हैं। जो भी स्वास्थ्य की फील्ड को समझता है, जानता है, इस नाम से वो सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। निकहत अब्बास जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही हुई हैं और इन्होंने अलग अलग रोल्स में बहुत काम किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रहीं। आज आपका भी हम स्वागत करते हैं।
फ्रैंक हुजूर साहब। फ्रैंक हुजूर साहब एक प्रसिद्ध लेखक हैं। राहुल जी के समर्थन में ये सक्रिय रूप से हमेशा योगदान देते रहे। भारत जोड़ो यात्रा में भी इनसे हमारी बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई थी। सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत हैं। उस दिशा में इनको भी यही लगता है कि कांग्रेस ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से देश में न्याय लाया जा सकता है, समाज में जो त्रुटियां हैं वो ठीक की जा सकती है। मैं सभी साथियों का मैं हृदय से कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस साल बिहार का चुनाव भी है असेंबली का, इन लोगों के आने से कांग्रेस निश्चित रूप से सशक्त होगी, मजबूत होगा और आने वाले चुनाव में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन को भी लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न निर्यात में देश में तीसरे स्थान पर है। यह परियोजना राज्य के एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी। सीएम योगी ने बताया कि देश की 45% कृषि योग्य भूमि में से 75% उत्तर प्रदेश में है, जो बेहद उपजाऊ है। उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। मेरे लिए एक प्रसन्नता का क्षण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश समग्र विकास के जिन नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, कृषि और उससे संबंधित सेक्टर में भी वह प्रगति बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं अभियान का एक हिस्सा है जिसमें यूपी एग्रीज परियोजना के शुभारंभ के इस अवसर पर, जिसमें इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया जा रहा है और उन्नाव में, जनपद उन्नाव में एक यूपीडा के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर में केन पैक इंडिया द्वारा एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग इकाई का शिलान्यास का कार्यक्रम अभी यहाँ पे संपन्न हुआ है। जो यहाँ पर आज हम कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, ये लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत का एक निवेश जो एफडीआई निवेश के अंतर्गत आएगा, यह यहाँ पर आज शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य तमाम घोषणाएं भी हुई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में अभी चेयरमैन इकबाल ब्रिज द्वारा फिशरीज के फील्ड में जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, इसमें 4000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल लीड डेटा डिजिटल एग्रीकल्चर वर्ल्ड बैंक की इस अभियान को भी कैसे हम आगे बढ़ा करके किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं, इसके लिए डेटा बैंक की क्या उपयोगिता हो सकती है, इस बारे में अभी यहाँ पर श्री परमेश शाह ने हम सबके सामने उस विजन को भी रखा है जो आगे चल करके किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक कारक बनेगा। जब हम देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के बारे में सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान जाता है कि 25 करोड़ की आबादी का ये राज्य स्वाभाविक रूप से बड़ी आबादी है। तो एक स्वतः हम सबके मन में एक भाव पैदा होता है कि बड़ी आबादी इसलिए है क्योंकि उस प्रकार का वातावरण और उस प्रकार की भूमि यहाँ पर पहले से मौजूद है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि में से एक और सबसे अच्छा जल संसाधन जिस एक राज्य के पास है, प्रकृति और परमात्मा की कृपा से वह उत्तर प्रदेश राज्य है जिसके पास यह संभावना मौजूद है। हम इस बात को कह सकते हैं कि भारत में जो लगभग 45% भूमि कृषि योग्य है, अगर उत्तर प्रदेश में हम इस बात को देखते हैं तो कृषि योग्य भूमि में से 75% भूमि वह उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, जो सबसे उपयोगी और उर्वरा भूमि में से एक मानी जाती है। और इसी का परिणाम है कि चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं के उत्पादन में, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर, भारत के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। देश के अंदर कुल जो सब्जी उत्पादन होता है उनमें से 15% हिस्सेदारी और फल उत्पादन में भी 11% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के पास है। भारत की कुल कृषि उत्पादन में यानी देश की आबादी का 16% भाग, 16 से 17% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 23% से अधिक है। यानी देश का फूड बास्केट भी के रूप में भी यह जाना जाता है और देश के अंदर जो
खाद्यान्न का निर्यात होता है उनमें से तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश अभी है। स्वाभाविक रूप से इस दिशा में एक्सपोर्ट की जो संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का शुभारंभ इस दिशा में उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा और इस दिशा से उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए और उत्तर प्रदेश के इस फील्ड में कार्य करने वाले उन सभी महानुभावों के लिए यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मध्य प्रदेश में निवेश के अपार अवसरों को लेकर टोक्यो जापान में एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने उद्योग तैयार मध्य प्रदेश की संभावनाओं को उजागर करते हुए कहा कि राज्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, निर्बाध कनेक्टिविटी, प्रचुर संसाधनों और निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ व्यापार के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य बन रहा है। उन्होंने भारत और जापान के मजबूत संबंधों पर भी प्रकाश डाला और निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत दुनिया के सामने एक नई आर्थिक भविष्य की ताकत की तरफ बढ़ रहा है, जो न केवल अपने सभी प्रकार के संसाधनों के साथ बल्कि विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर आगे बढ़ रहा है। इसमें हजारों साल से गौतम बुद्ध की परंपरा से जापान भी जुड़ा हुआ है और हम बुद्ध की धरती से ही आते हैं, जिसका सदैव अतीत के काल से जापान से एक विशेष संबंध भी है। मैं आज के इस पूरे आयोजन में भारत के हमारे यहाँ प्रतिनिधि जापान में राजदूत के रूप में काम संभाल रहे हैं श्री सीबी जॉर्ज का आभार मानता हूँ, जिन्होंने इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी प्रकार के व्यावसायिक घरानों के लोगों को जोड़ने के लिए अपनी महती भूमिका अदा की। जापान का प्राचीन काल से आधुनिक काल तक बहुत समृद्ध इतिहास है। मैं विनाशकारी भूकंपों, प्राकृतिक आपदाओं से उभरते हुए जापान की उस उद्यमशीलता को भी नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ, जिसके कारण से जापान दुनिया के सामने फिर एक अलग पहचान बना के खड़ा है। जापान से हमारे अतीत के काल के संबंध तो है ही, लेकिन जापान आज बढ़ते समय में एक विशिष्ट अपनी जीवन शैली और औद्योगिक श्रेणी के साथ आर्थिक युग की संपन्नता के स्थान पाने वाला स्थान जापान भी है। लेकिन जापान से मध्य प्रदेश के संबंध भी आज के इस व्यवसायिक दृष्टि से बहुत अलग प्रकार से जुड़े हैं। खास करके जापान में से हमारे संबंध में मध्य प्रदेश से निर्यात होने वाली वस्तुओं की अगर बात करूंगा तो एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं, तैयार एनिमा, कार्बनिक रसायन, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, फार्मास्यूटिकल उत्पाद हैं। 2023-24 में मध्य प्रदेश से जापान को $92.8 मिलियन का निर्यात किया गया है। जापान में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से कई जुड़े हुए उद्योग भी हैं। इस इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से हम जापान के सभी उद्योगपतियों से महत्वपूर्ण निवेश की उम्मीद भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, जहां 8.5 करोड़ की आबादी विराजमान है। भारत की 50% आबादी का मध्य प्रदेश कैचमेंट एरिया में अपने आप को मान के चलता है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 1 दशक में 3 गुना बढ़ी है, जिसको हमने हमारी सरकार बनने के बाद 5 साल में डबल करने का टारगेट लिया है। और खास करके इसी सब कारणों से हमारा अपना पूंजीगत व्यय और सरकारी व्यय इस वर्ष की तुलना में हमने पिछले वर्षों के आधार पर 19% बढ़ाया, जो किसी भी राज्य के बढ़ती हुई प्रगति का द्योतक। पिछले 5 वर्ष में हमने अपने निर्यात के प्रयास बढ़ाए हैं, जिसमें लगभग 2023-24 में 65,000 करोड़ का निर्यात मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। औद्योगिक संभावनाओं की सभी बातों पर मेरे काबिल अफसरों ने अपनी विस्तार से बात कही है, जैसे एनर्जी सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हमारे एमएसएमई और हेवी इंडस्ट्री सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमारी कई सारी पॉलिसियां भी हम बदल रहे हैं और काफी अनुकूल पॉलिसी बना रहे हैं। इसके आधार पर देश भर में तो अनुकूल माहौल बनाई है, विश्व में भी मध्य प्रदेश के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। लेकिन मैं आज इनके साथ इसीलिए आया हूँ कि ये पॉलिसियों के इतर जाकर के भी, इससे बाहर जाकर भी हमको अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार हर निवेशकों के हिसाब से भी इसमें कंसीडर करने के लिए हमारी मनोमस्तिष्क की भावना खुली हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। फूड पार्क्स, IT पार्क्स, स्पाइस पार्क्स, प्लास्टिक पार्क्स, मेडिकल डिवाइस पार्क, सोलर इक्विपमेंट पार्क, फुटवियर पार्क, EV पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट्स यूनिट इत्यादि, सेमीकंडक्टर पार्क, सभी क्षेत्रों में समान रूप से मध्य प्रदेश में संभावना बनी है। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।